नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश का आज हम लोग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों की जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संपूर्ण हल देखेंगे, उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ जो है इसको एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप राजस्व लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपकी अभी तक तैयारी संतोषजनक नहीं हो पाई है, तो आप हमारे जो है कंप्लीट वीडियो क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स के सिलेबस के अनुसार वीडियो कोर्स दिए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स दिया जाता है और टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा जो है आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको बिल्कुल जितना अभी सिलेबस है उसके आधारित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का मौका मिलेगा और उनकी पीडीएफ भी व्याख्यात्मक हल सहित प्राप्त होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो लेखपाल लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का जो है मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी या जिसको यूपी में हम लोग लेखपाल कहते हैं उसकी भूमिका निभाता है। तो लेखपाल पटवारी जो है एक ही पद के नाम है, अलग अलग प्रदेशों में इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पटवारी या लेखपाल की भूमिका जो है निम्न में से क्या है? भूमि को मापना, भूमि के रिकॉर्ड रखना, गांव के रिकॉर्ड को अपडेट करना, या इनमें से सभी कुछ? तो सही उत्तर क्या है? ये सारे ही काम जो है लेखपाल के होते हैं। इसका मुख्य कार्य भूमि को नापना और भूमि के अभिलेख को मेंटेन करना है। भूमि का नक्शा और संबंधित रिकॉर्ड विवरण जो है पटवारी द्वारा ही रखा जाता है। पटवारी किसानों भू राजस्व के संग्रह को व्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी गांवों के एक समूह के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी गांवों के अभिलेखों का रखरखाव और नवीनीकरण भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जमाबंदी। जमाबंदी का इनमें से सही अर्थ क्या है? जमाबंदी किसे कहते हैं ये आपको जो है बताना है। तो जमाबंदी हम किसके कहते हैं? भूमि अधिकारों के जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम जमाबंदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर जमाबंदी यानी जो है भूमि राजस्व के सारे रिकॉर्ड अब जो है ऑनलाइन रूप से मौजूद हैं, जिनको आप खसरा खतौनी और अपने भू अभिलेख के नक्शे को भी जो है वहाँ पर अपने भूमि के नक्शे को भी यानी खेतों के नक्शे को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लेखपालों के कार्य का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन कौन सा अधिकारी करता है? तो 4 अधिकारी आपके सामने दिए हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, कानूनगो और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। तो इनमें से जो है जो सीधे तौर पर लेखपालों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, अगर देखा जाए तो ये सारे ही अफसर पर्यवेक्षण करने की जो है हैसियत में है, मतलब इनको पावर है। लेकिन अगर सीधे तौर पे देखा जाए डायरेक्टली जो है इनके कार्यों का कौन पर्यवेक्षण करता है, तो सही उत्तर आपका होगा कानूनगो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कानूनगो का कर्तव्य जो है लेखपालों के कार्य की निगरानी करना है। वह तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। प्रत्येक तहसीलदार को कई फील्ड कानूनगो के अलावा एक कानूनगो कार्यालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस पद को कलेक्टर की आँख और कान के रूप में जाना जाता है? कलेक्टर की आँख और कान के रूप में किस पद को यहाँ पर जाना जाता है? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि अगर फील्ड में कोई चीज़ एक्चुअल स्थिति में पता करनी हो तो वो किस पे डिपेंड होता है, यानी उसकी आँख और कान कौन होते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सी, लेखपाल। लेखपाल जो है कलेक्टर की आँख और कान के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट को जिला प्रशासन की धुरी माना जाता है, उसी प्रकार पटवारी या लेखपाल को ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। उनके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। उनका स्थानीय ज्ञान इतना व्यापक होता है, ऐसे में उन्हें कलेक्टर की आंख और कान के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन है? रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसील लेवल पर पोस्टेड होता है वो कौन होता है? तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व कर की वसूली करना। तहसीलदार राजस्व संग्रहण कार्यालय का पदाधिकारी होता है। लेखपाल या पटवारी निचले स्तर पर मुख्य अधिकारी होता है जो भू राजस्व से संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है। अगला प्रश्न, राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पर जो है लेखपाल, जिलाधिकारियों, तहसीलदारों तक की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर है ये? हरदोई में है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख संस्थान द्वारा आईएएस, पीसीएस, नायब तहसीलदार, एसीओ, कानूनगो इस जैसे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह हरदोई जिले में स्थित है। राजा टोडरमल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने मानक, बाट और माप, एक भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष अलग अलग कर दिया गया था? पहले राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य एक साथ किए जाते थे और इसको अलग अलग किया गया था 1947-48 में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद राज्य में राजस्व से संबंधित न्यायिक कार्य का सबसे बड़ा निकाय है। 1831 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। ये राजस्व न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को 1947-48 में अलग कर दिया गया था। इसके द्वारा दिए गए निर्णय उच्च न्यायालयों जैसे सभी राजस्व न्यायालयों पर भी बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितने हैं? यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं राजस्व परिषद में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 19। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग होते हैं और ये न्यायिक कार्यों का सबसे बड़ा निकाय है। 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। राजस्व परिषद में कुल 19 खंड होते हैं, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भिंडी या लेडी फिंगर या ओकरा, सभी लोग जो है इस सब्जी के बारे में जानते हैं। इनमें एक बहुत गंभीर रोग लग जाता है जिसको हम प्लांट डिजीज कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। वो कौन सा? इन चारों में से आपको एक उत्तर चुनना है कि इसमें सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीला सिरा मोजैक, जिसको हम क्या कहते हैं? येलो वेन मोजैक डिजीज़। ये जो है कैसे होता है? ये एक तरह का वायरल डिजीज होता है जिसका संचरण सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। ये वायरस के द्वारा होता है। पत्तियों में जो नसें दिखाई देती हैं वो पीली पीली पड़ जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है, फल निर्माण प्रभावित होता है, फल छोटे, कुरूप और अत्यंत कठोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो एक ये केंद्रीय संस्थान है और ये 4 शहर आपके सामने दिए गए हैं, श्रीनगर, बेंगलोर, लखनऊ और बीकानेर। इनमें से आपको बताना है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और थोड़ा सा इसकी स्थापना को भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, मृदा जल को धारण करने वाला बल क्या होता है? मृदा जल यानी सॉयल वाटर। आप जानते हैं मिट्टी के जो कण होते हैं उनमें अंदर पानी भी उसमें बाउंड होता है। तो वो कौन सा फोर्स है जो मिट्टी के पार्टिकल्स को
और पानी के अणुओं को यानी दोनों के अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। तो हम लोगों ने साइंस में कोहेजन फोर्स यानी ससंजन बल और आसंजन बल दोनों ही पढ़ा है। ससंजन बल आप जानते हैं समान प्रकार के अणुओं के बीच लगता है, आसंजन बल जो है अलग अलग तरीके के अणुओं के बीच में लगता है। तो आपको बताना है जो मृदा जल है इसको धारण करने वाला इनमें से कौन सा बल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही फोर्सेज काम करती हैं यानी कोहेजन और एडिशन फोर्स दोनों ही काम करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में यानी फर्टाइल लैंड को अनफर्टाइल लैंड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, डेजर्टाइजेशन या डेजर्टिफिकेशन। दोनों लगभग एक जैसे ही शब्द हैं लेकिन दोनों की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा अलग अलग होती है। तो अगर उपजाऊ भूमि अनउपजाऊ हो जा रही है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसमें दोनों ही टर्म यूज़ किए जाते हैं, डेजर्टाइजेशन और डेजर्टिफिकेशन दोनों ही शब्द यहाँ पर उसके लिए यूज़ कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो एक प्रकार का भूमिचरण है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैविक उत्पादकता खो जाती है या मानवीय गतिविधियों से प्रेरित हो जाती है, जिससे उपजाऊ क्षेत्र में तेज़ी से शुष्क हो जाता है और अनुपजाऊ हो जाता है यानी वहाँ फसल उगाना संभव नहीं होता है। किस उर्वरक को सोना की संज्ञा या उपमा दी जाती है या सोना के नाम से जानते हैं, तो उसकी वैल्यू के कारण जो है उसको सोना कहकर पुकारते हैं। तो वो कौन सा फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कैन भी लिखा जाता है, इसी को सोना कहा जाता है। ये बनता कैसे है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, दोनों के संयुक्त होने से बनता है। इसको जो है किसान खाद और किसानों का या उर्वरकों का सोना के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या यानी कि जुडिशियल मेंबर्स उसमें कितने होते हैं, तो जुडिशियल मेंबर न्यायिक राजस्व परिषद में 7 होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर ये देखें कि गणपूर्ति आप जानते हैं जिसको कोरम भी कहते हैं, कि उससे कम अगर संख्या होती है तो कोई भी कामकाज जो है वैलिड नहीं माना जाता है, कोई भी बैठक पूरी नहीं मानी जाएगी, बैठक में लिए गए निर्णय नहीं पूरे माने जाएंगे। तो गणपूर्ति के लिए 5 सदस्य कम से कम होने चाहिए, बाकी 7 मेंबर्स कुल होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में बिस्वा का अनुपात 1 बीघा क्या है, तो बिस्वा से बीघा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें 1/20। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिस्वा का 1 बीघा अनुपात है 20वीं बीघा भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक पारंपरिक इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर भारत में विशेषकर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 बीघा का मतलब राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी हर जिले में बीघा जरूरी नहीं है कि एक जो है बिल्कुल सेट माप हो उसकी। राज्य के पश्चिमी जिलों में 1 बीघा या तो 5 बिस्वा या 6.75 बिस्वा के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश के शेष भाग में 1 बीघा को 20 बिस्वा में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1 गज कितने स्क्वायर फीट के या कितने वर्ग फीट के बराबर होता है, तो गज भी जो है भूमि मापन की इकाई है। 1 गज में कितने वर्ग फुट होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 गज में 9 स्क्वायर फीट या 9 वर्ग फुट होता है। गज आमतौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में उपयोग में लाई जाने वाली इकाई है। यह 1 वर्ग गज या 9 वर्ग फुट को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। सी ऑप्शन
करेक्ट होगा। और इसका जो है मुख्यालय लखनऊ है। राजस्व प्रशासन जो क्या करता है, प्रत्यक्ष करों के और अप्रत्यक्ष और अन्य प्रकार के सभी कर एकत्र करता है, जो ग्रामीण विकास में एक प्रासंगिक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि की विशेषता है? अब भारतीय कृषि की विशेषताओं पे आपको बात करनी है, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। कृषि पर आबादी का दबाव, बिल्कुल सही है, आबादी का दबाव निश्चित रूप से है। जितनी कृषि योग्य भूमि नहीं, उससे ज़्यादा जो है उस पर डिपेंडेंट आबादी है। निर्वाह कृषि के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जीवन निर्वाह के आधार पर ही कृषि की जा रही है। मानसून पर निर्भरता है, क्योंकि सिंचाई के साधनों की कमी है। तो देखा जाए ये सभी जो है भारत में कृषि की विशेषता होती है, और यही सब कारण है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि की विशेषता है? तो वृक्षारोपण कृषि की विशेषता क्या होगी? विशेषकर जिसमें प्लांटेशन जो है किया जाता है। तो प्लांटेशन ज़्यादातर जो है ऐसे पौधों का किया जाता है जिनसे कॉमर्शियल जो है कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो बड़ा पूंजी निवेश, प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, खेती के वैज्ञानिक सब तरीके, तो यानी सभी जो है ये सभी वृक्षारोपण कृषि की विशेषताएं हैं। प्रमुख रूप से बड़ा पूंजी निवेश होना चाहिए, मैनेजमेंट और टेक्निकल सहायता प्राप्त होनी चाहिए, खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना पड़ता है, एक फसल की विशेषज्ञता। इसके अलावा सस्ते मजदूर चाहिए, परिवहन की एक अच्छी प्रणाली, उत्पादों के निर्यात के लिए संपदा को कारखानों और बाज़ारों से जोड़ती है, यानी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी बढ़िया होना चाहिए। अगला प्रश्न, वर्ष 1988 में बीज विकास पर नई नीति के बाद कौन सी राष्ट्रीय बीज नीति अपनाई गई है? तो इस समय जो है राष्ट्रीय बीज नीति, नेशनल सीड पॉलिसी कौन सी चल रही है? वर्ष 2002 की। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 निजी क्षेत्र की बीज कंपनियां सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति करती है, लेकिन कम मात्रा में। निजी क्षेत्र संकर सब्जियों के बीजों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, यानी जो हाइब्रिड सीड्स जो है वेजिटेबल्स के हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। गेहूं और चावल जैसी कम मूल्य और अधिक मात्रा वाली फसलों के मामले में बीजों की गुणवत्ता की मांग और आपूर्ति में अंतर होता है। गांव में किसान द्वारा उच्च मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण किसान अपने स्वयं के संरक्षित बीजों का उपयोग करना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? क्योंकि वो 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में नहीं विस्तारित है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। हरियाणा का वो पार्ट नहीं है, हरियाणा में उसका विस्तार नहीं है। तो ये चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर सन 1978 में स्थापित हुआ और 5400 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, या इसको हम 2100 वर्ग मील क्षेत्रफल पर विस्तारित है। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन निश्चित रूप से आप जानते हैं, आपने जीएस में कई बार पढ़ा है इन्वायरमेंट में। रामसर सम्मेलन वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर अभिमय या कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक कन्वेंशन है। ये आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। विश्व भर में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट हैं जो तेज़ी से बदलती रहती हैं। यदि आप ये वीडियो कभी बाद में देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप जो है उस समय का अपडेट देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? यानी सबसे पहला जो है इनमें से सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है, जिसका नया नाम
चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, ये उन्नाव जिले में है। ये सबसे पहले इनमें से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, या कितने % भूभाग पर वन होना रिकमेंडेड है, जिसकी अभिशंसा की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1/3 भाग पर या 33% क्षेत्रफल पर जो है वन जरूर होना चाहिए। तो इसी लक्ष्य के अनुसार कार्य भी सरकार करती है। भारतीय वनों से संबंधित बहुत सारे एक्ट हैं, उनके अगर पूरे नाम आप नहीं याद भी करते हैं तो उनका ईयर जरूर आपको पता होना चाहिए। भारतीय वन अधिनियम 1987, क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 जिसको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2001, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या वन संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा गया है, ये 1980 का है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। तो ये थोड़ा बहुत हर साल बदलता रहता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अनुसार कर रहे हैं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 18.8%। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 2021 में कितनी थी, 20.2% थी, जो 21-22 में 18.8% हो गई है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं भारत में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% का योगदान करता है और लगभग 58% आबादी को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में 20.2% थी कृषि का योगदान, 19-20 में 18.4% था। ये जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन के फॉर्म में दिया हुआ है, और 21-22 में जो अग्रिम अनुमान है वो उसके अनुसार 18.8% है। उसके बाद अगर हम ग्रोथ देखना चाहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की परसेंटेज में ग्रोथ कैसे हो रही जीवीए के टर्म्स में, तो आपने देखा था कोविड काल में सभी सेक्टर्स निगेटिव ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन 19-20 की ग्रोथ देख लीजिए 4.3% ये सकारात्मक ग्रोथ हुई थी उस समय। 20-21 में भी मतलब सकारात्मक हो ही रही है, 3.6% की ग्रोथ हुई थी कृषि क्षेत्र में, और 21-22 में 3.9% की। तो ये भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।